गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का। आज की क्लास में जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक क्लास पढ़ रहे थे, ठीक है। इकोनॉमी में हम लोगों ने कुछ परिचय में पढ़ा था थोड़ा बहुत। अब इसके आगे जो है हम लोग बातें करेंगे, जैसे उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि आप लोगों की इकोनॉमी की क्लास है, आज सेकंड क्लास आप लोगों की। तो आप सभी लोग जैसे एनसीईआरटी बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, या उनको ये जानकारी नहीं होगी कि कहाँ से कौन सा टॉपिक उठाया जाए या किस हिसाब से देखा जाए, ठीक है। अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र, चलिए अब हम बात करते हैं किस पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें देखिए अभी हम इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, समाजवादी और पूंजीवादी, ठीक है। तो इसमें सीधे हम जोड़ेंगे क्या, समाजवादी, समाजवादी प्लस पूंजीवादी, पूंजीवादी। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो समाजवादी है वह राज्य के अधीन होता है, यानी कि राज्य स्तरीय जो होते हैं उनमें इनकी अधिक भूमिका होती है। और इसमें हमने देखा था कि जो आपका पूंजीवादी है यह टोटल प्राइवेट सेक्टर होता है, यानी कि पैसे कहाँ से अधिक मात्रा में निकाले जाएं उसकी व्यवस्था के लिए पैसे लगाते हैं, यानी कि पूंजी लगाते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, उससे अत्यधिक मात्रा में पैसे उत्पादन करने के लिए सोचते हैं या पैसे बनाने के लिए सोचते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ उद्यम जो कि सरकार के स्वामित्व में होता है और कुछ उद्यम जो कि प्राइवेट सेक्टर के अधीन होता है, यानी कि किसके, पूंजीवादी के, और कुछ किसके, समाजवादी के, दोनों थोड़े थोड़े, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो थोड़ा सरकार के अधीन, किसके अधीन, सरकार के, अधीन, प्लस थोड़ा किसके, अन्य उद्यमों के निजी क्षेत्र के स्वामित्व में रखा जाता है, ठीक है। यानी कि हम प्राइवेट सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं उद्योगपति, 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 ये पूंजीवादी में आपके आ जाएंगे। क्लियर हुआ आप लोगों का। जैसे इसमें हम निजी क्षेत्र भी ला सकते हैं, निजी क्षेत्र कोई गलत नहीं हुआ यहाँ पे लिखना, क्योंकि निजी क्षेत्र भी ला सकते हैं और सरकार के अधीन, जो कि निजी क्षेत्रों का कोई मोल ही नहीं होता। जैसे कोई दुकान खोल करके बैठा हुआ है तो सरकार के अधीन थोड़ी ना खोल के बैठा है, अपने अधीन अपनी पूंजी उसने लगाया हुआ है, तो वह जो भी पैसा कमाएगा, पैसा बनाएगा, उसमें से उसको सरकार को थोड़ी ना देना रहेगा, वो अपने खुद से रखेगा। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे अभी हम बात करें भारत हमारा, ठीक है, हम भारत की बात करते हैं। जैसे इस समय अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर से आकर के भी भारत में व्यवसाय कर रही हैं। उसमें कुछ परसेंट कितना है, सरकार का है,
और कुछ परसेंट उन उद्योगपतियों का है जो आकर के यहाँ पैसा लगाए हैं। जैसे बहुत सारे बांध निर्माण हैं जो कि कोई रूस के सहायता से, कोई अमेरिका की सहायता से, कोई जापान के सहायता से बना हुआ है। बिजली उत्पादन है, उनमें भी बना हुआ है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जैसे ट्रैक्टर उत्पादन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, इसीलिए भारत को जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था को रखा गया है। ठीक है, या हम कहें महत्व दिया गया है। और इसी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि जैसे अभी हम कहें कि अनेक महत्वपूर्ण उद्यम एक साथ सार्वजनिक क्षेत्र में या तथा निजी क्षेत्र में लगा करके आप अपने स्वामित्व के अंतर्गत आप उसको चला सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा बहुत लोग डेयरी फार्मा चलाते होंगे, बहुत लोग किराना स्टोर चलाते होंगे, कई लोगों की चप्पल की फैक्ट्री, कभी जूतों की फैक्ट्री या किसी वस्त्र की फैक्ट्री, अनेक लोग लगा करके अपने, जैसे हथकरघा उद्योग में ही हम कहें तो घरों घरों में क्या होता है, व्यवसाय के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वो लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। जैसे मिट्टी के गिलास आप देखेंगे हर जगह बनता है, भट्टा जिसको बोलते हैं, वो भी ये निजी क्षेत्र के ही अंतर्गत तो आते हैं। इसमें सरकार के परमिशन की कोई वो नहीं होती, तो ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें हम किसी क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले की हम बात कर लेते हैं, जैसे प्राइवेट क्षेत्र या पब्लिक, सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र। इसमें कौन आते हैं, सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र, ये दोनों इसमें आ जाएंगे आपके, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों, निजी क्षेत्र दोनों आ जाएंगे। ये हो चुका। अब अभी हम बात करें कि उदाहरण के रूप में भारत में जैसे लौह इस्पात षड्यंत्र, लौह इस्पात संयंत्र, ये क्या है, ये किसी ना किसी के सहयोग से ही लगा होगा। ठीक है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों को लगा करके यह उद्योग आश्रित किया गया, या हम कहें कि बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो नियंत्रण के आधार पर जितना हम लोगों को पढ़ना था, यानी कि 3 कैसा, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन तीनों को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करेंगे विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के आधार पर भी हम लोगों को 3 तरह से पढ़ना है, अविकसित, विकसित। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम बात करते हैं इस पे, यह आप लोगों को नोट हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। हम बात कर रहे हैं किस पे, अविकसित अर्थव्यवस्था पर। विकास के आधार पर
विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी 3 तरह से था। तो उसमें पहला हम देख लेते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था, अब इसको हम पढ़ते हैं। जैसे एक अविकसित देश जहां निम्न प्रकार से व्यक्ति अपने निम्न स्तर पर ही रह जाए, यानी कि रह करके सिमट जाए, हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रति व्यक्ति आय जहां निम्न हो। निम्न क्या हो? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ये आपका हो गया। उसके बाद जैसे उद्योग का स्तर कैसा हो? निम्न हो। उद्योग का स्तर निम्न हो। ठीक है, निर्बल स्वास्थ्य सेवाएं हो, यानी कि ज्यादा प्रबल ना हो। जहां जीवन निम्न स्तर पे विद्यमान हो। ठीक है, ऐसे अगर हम संयुक्त राष्ट्र के अनुसार माने इस बात को, तो हम इसमें पाते हैं कि जहां सबसे कम मानव विकास सूचकांक, सबसे कम यानी कि निम्न स्तर पर क्या? मानव विकास सूचकांक कम हो, या निम्नतम सामाजिक आर्थिक विकास वाले सभी देश। कैसे? सामाजिक आर्थिक विकास वाले निम्न देश। सामाजिक प्लस आर्थिक वाले निम्न विकास के देश। निम्न विकास के देश। ठीक है, ऐसे देशों को अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी कुछ देशों की ही हम बात कर लेते हैं जो इस अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश, चाड, नाइजर, दक्षिणी सूडान, नाइजर, दक्षिणी सूडान, ये भी है। ठीक है, माली, ये ऐसे देश हैं, ईटीसी इत्यादि। ये ऐसे देश हैं जो अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सेकंड, विकसित अर्थव्यवस्था। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, इसी का सीधा मतलब विपरीत कर लीजिए। जैसे यहां क्या है? निम्न प्रति व्यक्ति आय है, तो यहां कैसा रहेगा? जल्दी बताएं। प्रति व्यक्ति आय कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये विकसित है।
यहां निम्न है, यहां ज्यादा रहेगा प्रति व्यक्ति आय। और जो मानव विकास सूचकांक आपका होगा वह कम प्रगति मापन पर चलेगा, सर्वाधिक नहीं, थोड़े पर। ठीक है, सर्वाधिक नहीं, थोड़े पर। सॉरी, यहां हम जो है विकासशील अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि लगातार ग्रो कर रहा हो। कैसा कर रहा हो? लगातार ग्रो कर रहा हो, ग्रो करना चुका हो, ग्रो कर रहा हो। जैसे विकसित अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? ऑलरेडी विकसित हो चुका है, अब उसको होने की आवश्यकता नहीं है। विकासशील यानी कि तत्पर है, चल रहा है। अविकसित यानी कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है या आगे चल करके होगा। जब निम्न स्तर से उठ करके उच्च स्तर पर वह पहुंचेगा तो कैसा होगा? विकासशील में आ जाएगा। और विकासशील से जब अपग्रेड हो जाएगा यानी अपडेट हो जाएगा तो क्या होगा? विकसित में आ जाएगा। ठीक है, तो अपेक्षाकृत कम प्रगति मापन पर रहेगा। कौन? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कैसा होगा? कम प्रगति पर होगा। कम प्रगति मापन। ठीक है, ये है आपका कम प्रगति मापन। क्लियर हुआ यहां पे? अब जैसे हम बात करें इसमें कि अभी प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें यहां पर, तो प्रति व्यक्ति आय कैसा रहेगा? कम। आय कम होगा। कैसे? प्रति व्यक्ति। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम कम रहेगा, क्योंकि विकासशील है तो थोड़ा बहुत तो अपने पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, एकदम से ज्यादा नहीं रहेगा और ना एकदम से कम ही रहेगा, मध्यम वर्गीय रहेगा, ज्यादा नहीं होगा इसमें। तो तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति आय कम हो। कैसा हो? जहां प्रति व्यक्ति आय कम हो, मानव विकास सूचकांक का मापन कम प्रगति मापन पर हो। कैसा हो? कम प्रगति मापन पर। तो ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत या हम कहें ऐसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो देश आते हैं वह दो हैं। पहला है चीन और दूसरा है भारत। ठीक है, ऐसे दो देश आते हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखे गए हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलपमेंट इकोनॉमी। ये थर्ड है आपका। विकसित अर्थव्यवस्था। चलिए इसमें हम आते हैं। अब यहां ऐसे सोच लीजिए कि यहां प्रति व्यक्ति आय कैसा रहेगा? प्रति व्यक्ति आय कैसा रहेगा? ज्यादा।
प्रति व्यक्ति आय ज्यादा, ठीक है। घरेलू उत्पाद कैसे होंगे? घरेलू उत्पाद ये भी कैसे होंगे? उच्च के होंगे, ठीक है। उच्च तकनीकी होगी, तकनीकी कैसी होगी? उच्च होगी। उच्च घरेलू उत्पाद उच्च होंगे यानी कि ज्यादा, ठीक है। लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा? जीवन स्तर, अब यहां सामान्य नहीं होगा, यहां भी क्या होगा? उच्च होगा। उच्च होगा यानी कि हर प्रकार से कैसा होगा? उच्च होगा। तो ऐसे देशों में, ठीक है, यानी कि आधारभूत संरचना विकास के आधार पर यहां ऐसे देशों को रखा गया है जो अग्रणी देश हैं, यानी कि उच्च वर्गीय हैं, यानी कि ऑलरेडी कैसे हैं? विकसित हो चुके हैं, ना तो ये तो विकासशील हैं और या ना तो अविकसित हैं। जैसे हम बात करें अमेरिका, अमेरिका कैसा है? विकसित है। ब्रिटेन, ब्रिटेन कैसा है? विकसित है। जापान विकसित है, ठीक है। जर्मनी कैसे हैं? विकसित, etc। ये ऐसे देश हैं जो अर्थव्यवस्था में क्या हो चुके हैं? विकसित हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है वैश्विक संबंधों के आधार पर। तो वैश्विक संबंध के आधार पर दो प्रकार का पढ़ना है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिनको भी यूपीपीसीएस, एसएससी, यूपीएससी ये एग्जाम्स देने हैं उनके लिए एनसीईआरटी मस्ट बी है होता है, तो वो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।